जुड़े हुए हैं उनका हम यहां पर रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या कहेंगे आप इन आंकड़ों को देखकर अभी, और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला के उस ट्वीट पर, सिर्फ एक लाइन के ट्वीट में जो वो ये कहते हैं कि और लड़ो आपस में। कहते हैं ना कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इलेक्शन हो भरपूर होना चाहिए। हमने इलेक्शन भरपूर लड़ा और पूरी तरीके से लड़ा। कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ी, बाकी जनता जनार्दन है, जिसको चाहेगी जिताएगी, जिसमें उसे उम्मीद दिखाई देगी जिताएगी। और रही बात उमर अब्दुल्ला साहब की, तो उमर अब्दुल्ला साहब लड़ने की, भिड़ने की या लड़ाने की जिम्मेवारी सिर्फ कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस अपने अस्तित्व को भी बचाएगी, कांग्रेस चुनाव भी लड़ेगी, कांग्रेस चुनाव भी जीतेगी। सभी दलों की बराबर की जिम्मेवारी है इंडिया गठबंधन में। इस बात को सभी लोगों को समझना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को भी समझना चाहिए इस बात को। सिर्फ अगर आप घर के बूढ़े की तरीके से कोई राय दे रहे हैं तो एक तरफा राय मत दे, सभी लोगों को राय दे, स्वीकार होगी। मुझे लग रहा है कि सुरेंद्र जी आज बीजेपी से ज्यादा आप लोग खुश नजर आ रहे हैं, चाहे भले ही यहाँ पर आपका कोई भी आंकड़ा हो, लेकिन बीजेपी से ज्यादा आप लोग खुश लग रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि वो शीला जी के टाइम का बदला आज आप लोगों ने ले लिया। नहीं, देखिए, दो चीजें बड़ी साफ हैं। एक जगह पे ना फहमीदा रियाज ने लिखा था कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो भी है वो खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। हम अपना चुनाव लड़ रहे थे, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है हमें नहीं पता, हम चुनाव अपना जीतने के लिए लड़ रहे थे। अब यहाँ पर जनता जनार्दन को फैसला करना है। जनता जनार्दन चाहती है कि गंगा मैया का झूठा बेटा जीते तो वो जीत जाएंगे। जनता जनार्दन चाहेगी कांग्रेस जीतना है, वो जीत जाए। कांग्रेस जनता जनार्दन चाहेगी जमुना मैया के झूठे बेटे पर विश्वास करना है, वो हो जाएगा। हम चुनाव के बाद कोई कटुता नहीं रखते, लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए। लोकतंत्र इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आज आप बड़े शायराना हो रहे हैं। और साथ ही साथ ये कि नतीजों से ठीक पहले संदीप दीक्षित की ओर से गठबंधन वाली बात सामने निकल कर आती है। कल वो ये कह रहे थे, जो लगातार अरविंद केजरीवाल पर किस तरह से एकदम प्रहार करते हुए नजर आ रहे थे, ना केवल इतना बल्कि गठबंधन ना हो इस पर उन्हीं का सबसे बड़ा आगे हाथ था। कल वो ये कह रहे थे कि आप उनको इतना कम मत आंकिए, लेकिन गठबंधन की बात करते हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, हम बहुत स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, सांप्रदायिक जहरीलेपन के खिलाफ लगातार खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे, अपनी भूमिका निभाते हैं, कुर्बानी देते हैं, सारी चीजें हैं। ये हमने लोकसभा में भी करके दिखाया, ये हमने महाराष्ट्र की विधानसभा में, झारखंड की विधानसभा में भी करके दिखाया। जहां पर हमारे समझौते नहीं हो पाए वहां पर नुकसान हमारा ही अकेले का नहीं होता, उन पार्टियों का भी होता है और लोकतंत्र का नुकसान होता है, देश के संविधान का नुकसान होता है। ये चीजें सभी पार्टियों को समझनी चाहिए। हम जो है सांप्रदायिकता के खिलाफ गठबंधन के पक्ष में है, लेकिन गठबंधन में सभी लोगों की सुविधा भी होती है और सभी लोगों का सुझाव भी होता है और सभी लोगों की सहमति भी होगी, तभी गठबंधन होता है। मैं क्विक रिएक्शन मनोज सर आपका चाहूंगी। सुरेंद्र राजपूत जी के इस अंदाज पर भी आज कुछ बदले से और बड़े शायराना नजर आ रहे हैं। हाँ, देखिए, ऐसा है कि बड़े सालों के बाद, मतलब दो टर्म के बाद अभी कांग्रेस एक सीट में आगे है, तो मेरे ख्याल से तो ये कांग्रेस के लिए अगर यही स्थिति बनी रहती है तो मेरे को लगता है कि ये कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, एक बार हम हरीश झा का भी यहाँ पर रुख करते हैं। हरीश झा, और अगर यही रहता है जिस तरह से अभी टैली दिखा रही है, क्योंकि अब तो देखिए फासला बहुत ज्यादा यहाँ पर नजर आ रहा है और बीजेपी तो यहाँ पर देखिए बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर पार कर चुकी है, वो मैजिक नंबर वो हासिल कर चुकी है। तो ये वाकई में आम आदमी पार्टी के लिए, जैसा आपदा एक नाम दिया था, एक आपदा कहा था आम आदमी पार्टी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये आपदा विपदा सब हो गया आम आदमी पार्टी के लिए? जी देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं नंद नगरी काउंटिंग सेंटर पर हूँ। 8 विधानसभाओं की काउंटिंग यहाँ पर हो रही है और तस्वीरें जो है बहुत कुछ बता देती है। रुझानों का असर क्या पड़ रहा है, अब ये देखिए, काउंटिंग सेंटर के बाहर आपको अब भाजपा कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंच नहीं रहे, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता जो है यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। सर, कहाँ से आए आप? विश्वासनगर विधानसभा से। क्या लग रहा है, विश्वासनगर में तो ओपी शर्मा बहुत आगे चल रहे हैं? बहुत आगे चल रहे हैं, बहुत विश्वास जताया है विश्वासनगर की जनता ने। इस बार भी चौथी बार बनने जा रहे हैं हमारे विधायक। आप लोग कहाँ से आए? विश्वासनगर से। बहुत बड़े मार्जिन में लीड कर रहे हैं। बिल्कुल, चौथी बार जनता उन पर फिर विश्वास बना रही है और डबल इंजन की सरकार बनेगी और दिल्ली में गुंडा राज खत्म होगा। आप कहाँ से?
विश्वास नगर विधानसभा, गर्भित शर्मा नाम है मेरा। और अब की बार केजरीवाल के सारे वादे, सारे पोल सब टूटे। ठीक है हरीश, हम लौटेंगे आपके पास। एक बार मोहित बख्शी का वापस मैं रुक करती हूँ। मोहित बख्शी, अभी आप जिस काउंटिंग सेंटर में हैं, कितने राउंड की काउंटिंग वहां पर हो चुकी है, कितने राउंड की अभी बाकी है? मैं इस वक्त आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर पर हूं, जहां पर आप अगर देखें तो पीछे कार्यकर्ताओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। यहाँ अभी ये शुरुआती तौर पर है, अभी ज़्यादा कुछ कहना ज़रूरी इसलिए नहीं है क्योंकि अभी उस तरीके से कार्यकर्ता नहीं आए, क्योंकि उनके भी दिलों की धड़कनें बड़ी होंगी हर एक तक। पार्टी का अभी पार्टी जो है वो वरिष्ठ नेता जो हैं कुछ वो अंदर बैठे हैं, कुछ अरविंद केजरीवाल के घर पर हैं, लेकिन अभी सब कुछ बहुत ज़्यादा आम आदमी पार्टी के फेवर में नहीं है, तो फिर इस तरीके की तस्वीर नज़र आना लाजमी है। हरीश वहाँ की तस्वीर भी बता रहे हैं काउंटिंग सेंटर की कि बीजेपी को जो बड़ा एक नंबर मिलता हुआ दिख रहा है रुझानों में वो हो रहा है। तो लेकिन अभी जो है तस्वीर अगर अभी की बात करूं तो इलेक्शन कमीशन की तस्वीर भी थोड़ी बदलती हुई दिख रही है। 38-27 पर जो है नंबर 41 अब बढ़ गया है, 41-27 हो गया है नंबर, यानी कि एक तरीके से बीजेपी बड़ा नंबर जो है वो गेन करती हुई नजर आ रही है। कहां 8 और कहां 41, तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा नंबर गेन करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। कितनी देर में उसका असर आम आदमी पार्टी के ऑफिस पर दिखेगा क्या वाकई, क्योंकि अभी मैं सोशल मीडिया पर कमेंट्स पढ़ रहा था, वहां पर कुछ कार्यकर्ता बहुत ज्यादा निराश जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 41 नंबर आया है वो वाकई कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को परेशान तो कर ही रहा होगा। अभी निश्चित रूप से मोहित बख्शी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन मनोज सर, ये वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस होगी आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें। और देखिए कि ये सिर्फ एक शख्स के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और वो है अरविंद केजरीवाल। सब पूरा चुनाव सर उन्हीं के इर्द गिर्द था। ये उनके अस्तित्व की भी, उनकी राजनीति जो वो राजनीति एक बदलने के लिए, मतलब बहुत सारे सवाल है सर, क्योंकि उनके केंद्र में है अरविंद केजरीवाल। हाँ, आप देखिएगा कि पहले इलेक्शन में जो पिछला इलेक्शन था और ये जो इलेक्शन है इसमें सबसे बड़ा अंतर क्या है। उस इलेक्शन में जब आम आदमी पार्टी जनता के सामने गई थी तो उनके सामने एक पार्टी थी, वो पार्टी जो कि एंटी करप्शन पर बनी थी और करप्शन के अगेंस्ट काम करना और पूरे करप्शन को, पूरी व्यवस्था को ठीक करना और सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं लेना, घर नहीं लेना, गाड़ी नहीं लेना, इन्हीं सब मुद्दों पर ये पार्टी बनी थी, व्यवस्था को ठीक करने के लिए पार्टी बनी थी। तो फर्स्ट इलेक्शन में इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और लास्ट इलेक्शन जो था, लास्ट इलेक्शन में भी उनकी परफॉर्मेंस जो अच्छी थी उसके पीछे एक कारण ये भी था और दूसरा कारण ये भी था कि हेल्थ और एजुकेशन, ये दो चीज़ें थी जिस पे उन्होंने काम किया था और लोगों को वो काम पसंद आया। लेकिन पिछले 5 साल में सब कुछ चेंज हो गया। वो जो एंटी करप्शन प्लैंक में जो पार्टी बनी थी वो उस पार्टी का ये हाल था कि शराब घोटाला एक इस तरीके का घोटाला था कि जो पार्टी ने करा या बीजेपी ने एक्सपोज किया, लेकिन हर इंसान ने देखा दिल्ली में कि उनकी गली में, उनके घर के पास 4-4 शराब की दुकानें खुल गई, महिलाएं परेशान थी। तो जिस समय ये परसेप्शन बना, बीजेपी ने कहा कि शराब का घोटाला हुआ, तो हर किसी ने कहा कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है और हमारे घर में भी इसका इम्पैक्ट पड़ा है। जिस समय अरविंद केजरीवाल ने 50-55 करोड़ रुपये अपने सरकारी बंगले में खर्च किए, तो ये वही थे जो कि शीला दीक्षित को कहते थे कि उनके घर में 4 एसी हैं, 6 एसी हैं और अपने घर में इतने सारे उन्होंने एसी लगाए और 55 करोड़ का फिगर है, 55 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए, जो कहते थे कि हम तो सरकारी घर नहीं लेंगे। तो ये देखिएगा कि ये पार्टी बिल्कुल अलग थी। तो मिडिल क्लास इसलिए, इस कारण से, इस पार्टी से, इस जो आम आदमी पार्टी से बिल्कुल ही अलग हट गई। ठीक है सर, बाकी मैं ये भी बात करूंगी क्योंकि कई ऐसी सीट्स हैं जहां पर हमने देखी कि सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जो है वो दर्ज किया गया था, लेकिन कुछ ऐसी सीट्स भी थी जहां पर सबसे कम वोटिंग परसेंटेज दर्ज किया गया। ये क्या संकेत देता है? ये उदासीनता बताता है? ये क्या बताता है? जिसमें से बलीमारान की मैं अगर बात करूं, चांदनी चौक सीट की बात करूं, ग्रेटर कैलाश हो, करोल बाग हो, कस्तूरबा नगर हो, बलीमारान की अगर मैं बात करूं तो सर 2020 में 71.58% यहां पर वोटिंग दर्ज की गई थी, जबकि अब हम देखें 2025 मतलब इस बार की बात करें तो 63.87, मतलब -7.71 का अंतर। सर ये क्या बता रहा है सर?
देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि पहले लोगों ने एक बहुत ही जोश के साथ जो आम आदमी पार्टी को जो वोट किया था, तो उसके कारण हो सकता है कि परसेंटेज बड़ा हो, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जिस समय अन्ना आंदोलन हुआ था उस समय पूरी की पूरी दिल्ली सड़कों में थी। मतलब बड़ा रामलीला मैदान में हर कोई जाता था, बहुत बड़ा प्रोसेशन लगता था। जो वहाँ जा नहीं पाता था वो अपना घर बैठ के टीवी देखता था। तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए पहले इलेक्शन में लोग बाहर भी थे और लोगों ने वोट भी अच्छे से किया। पिछली बार भी उसका थोड़ा इफेक्ट था, लेकिन मेरे को लगता है कि अरविंद केजरीवाल की जैसे छवि खराब हुई, आम आदमी पार्टी के जितने बड़े नेता थे सारे के सारे जेल में थे और ये सारे के सारे बेल में आज की डेट में बाहर हैं। तो ये जो परसेप्शन इस पार्टी का खराब हुआ, तो मेरे को लगता है कि उस खराब परसेप्शन के कारण ही लोगों में जो पहले वाला जो जोश था वो जोश मेरे ख्याल से आज की डेट में नहीं होगा। ठीक है, और सारा खेल अगर चुनावों में हम बात करें तो वो परसेप्शन का ही होता है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन तुहिन सिन्हा भी जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र राजपूत जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तुहिन सिन्हा जी, आज इन नंबर्स को देखकर, इन टैली को देखकर खुश तो बहुत होंगे आप? देखिए, बिल्कुल ये एक अप्रत्याशित ऐतिहासिक जीत है और पिछले कई हफ्तों से दिल्ली की जनता में एक आक्रोश था अरविंद केजरीवाल के प्रति। जिस प्रकार से पूरी सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली के अंदर ठप हो चुकी थी, पिछले एक वर्ष में, केवल एक वर्ष में 18 जो है वाटर लॉगिंग के डेथ्स हुए थे, 26 इलेक्ट्रिक्यूशन के डेथ्स हुए थे। आपको पता है कि किस प्रकार से 1/3 जो है दिल्ली की जनता, 1/3 जो बच्चे हैं दिल्ली के, वो अस्थमा से रिलेटेड समस्या से जूझ रहे हैं। तो इन सभी बातों को लेकर लोगों में एक आक्रोश था। लेकिन आज से लगभग 10 दिन पहले जिस प्रकार की शरारतपूर्ण झूठ उन्होंने कही थी हरियाणा सरकार के विरुद्ध, जब उन्होंने कहा था कि हरियाणा सरकार जो है दिल्ली में जेनोसाइड कराना चाहती थी, मेरे ख्याल से ये जो आक्रोश था वो एक अलग लेवल पर पहुंच गई। और पिछले हफ्ते भर में मेरे ख्याल से बहुत बड़े पैमाने पर जो अनडिसाइडेड वोटर्स थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना रुझान किया है। अन्यथा ये इस प्रकार का 2/3 बहुमत जो है वो मेरे ख्याल से आज से 1 महीने पहले जो है किसी ने इसकी कल्पना नहीं की थी। पूरा श्रेय जो है ये डबल इंजन की सरकार की जो एक संकल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है, मेरे ख्याल से डबल इंजन सरकार की चाहत दिल्ली वासियों में है। वो चाहते हैं कि समस्याओं का निदान हो, वो नहीं चाहते हैं कि लोग बहाने मारे, जिस प्रकार से जो है आम आदमी पार्टी केवल और केवल बहाने देती थी। तो मेरे ख्याल से दिल्ली के लिए एक नया दिन है, एक नए युग की शुरुआत हो रही। तो तुहिन जी, अब अगला सवाल मैं करूंगी तो आप कहेंगे कि देखिए अभी उसके लिए थामिए, अभी थोड़ा सा हमारे आला कमांड डिसाइड करेगा, लेकिन मैं पूछूंगी, आप जवाब देना ना देना आपके ऊपर है कि सीएम चेहरा कौन होगा फिर? देखिए, ये आपने हमेशा एक प्रोसेस देखा है। आज से 3-4 दिन बाद जो है, जब स्थिति जो है सब इलेक्शन के रिजल्ट्स जो है पूरी तरह से सब हजम कर चुके होंगे, तो निश्चित रूप से जो हमारे इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स हैं उनकी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में तय होगा। यही प्रक्रिया हर राज्य में फॉलो करती है। देखिए, हमारे लिए मुख्यमंत्री जो है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता है। हमारे लिए जो विषय थे, हमारी जो सोच है, हमारी जो डिलीवरेंस की क्षमता है, मेरे ख्याल से इन बातों को लेकर लोगों के मन में जो विश्वास है, पिछले 2 सालों में जहां जहां चुनाव हुए हैं, हमने जो है पहले घोषणा नहीं की थी मुख्यमंत्री के नाम की, लेकिन आज वो 3-4 नए मुख्यमंत्री जो हैं, आप देखिए पिछले 1-1.5 साल में किस प्रकार से जमीन पर डिलीवर कर पाए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी जो है एक अपनी स्ट्रैटेजी रहती है, एक अपनी कमिटमेंट रहती है और उस कमिटमेंट के प्रति लोगों में आस्था है, ये बड़ी बात। आपने उम्मीद की थी कि इतना, मतलब ठीक है आप सोच तो रहे थे, लेकिन उम्मीद की थी कि इतना आ जाएगा? देखिए, मैंने जैसा कहा पिछले 10 दिनों में, जी 28-29 तारीख को जिस समय अरविंद केजरीवाल ने ये एक घिनौना झूठ बोला था हरियाणा सरकार के विरुद्ध, मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट था। ठीक है, लोगों के अंदर ये भावना आई कि ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति देश हित में कभी काम नहीं कर सकता है। ये व्यक्ति जो है अगर अपने हार के डर से ये देश हित के विरुद्ध जा सकता है, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। रोक रही हूँ आपको जरा, एक बार बीजेपी हेडक्वार्टर रुक करते हैं। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन मधुरेंद्र आपका हम रुक करें। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद अल्वी जी, क्या कहेंगे अभी तक के ये जो आंकड़े देखकर, अभी क्या देख रहे हैं आप? टैली को देखकर क्या समझ रहे हैं? देखिए, अभी शुरुआती रुझान है, लेकिन इनसे अंदाज़ा होता है सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन सकती है।
हमने हरियाणा भी देखा है, महाराष्ट्र भी देखा है, तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दिल्ली के अंदर आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, रुपया भी बटा है, शौले भी बटी हैं, इलेक्शन कमीशन आंखें बंद करके बैठा रहा है। तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, बाकी सब लोग हार जाएं। लेकिन लोकतंत्र का क्या होगा, सवाल ये है। प्रधानमंत्री कहा करते थे रेवड़ियाँ क्यों बांटी जा रही हैं, लेकिन उन्होंने तो रेवड़ियाँ नहीं, पूरे के पूरे तिजोरियाँ बांट दी हैं दिल्ली के अंदर। क्या अब लोकतंत्र के अंदर ये होगा कि आप जनता को रिश्वत दे के सरकारें बनाएंगे, सत्ता हासिल करने के लिए किसी हद तक भी चले जाएंगे? मैं मानता हूं कि बीजेपी मेहनत करती है, उसके नेता मेहनत करते हैं, कहीं कोई दो राय नहीं। मैं ये पहले भी कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बराबर कोई पार्टी मेहनत नहीं करती है, लेकिन उनकी दिशा गलत है। वो जिस रास्ते पर जाते हैं वो रास्ता गलत है। वो देश को मजबूत नहीं करता, वो देश को कमज़ोर करता, वो लोकतंत्र को कमज़ोर करता। मेहनत की बात मैं हमेशा मानता रहा हूँ। उनकी बड़ी लीडरशिप, छोटी लीडरशिप 24 घंटे काम करती है। और अब तो मुझे ऐसा एहसास होने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी हराना मुश्किल काम है। ये विपक्ष के लिए बहुत दुश्वारी होगी कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, क्योंकि उसके मुकाबले पे ना आपके पास पैसा है, ना आपके पास संगठन है, ना आपके पास इतनी मेहनत है। कैसे हराएंगे? दिल्ली के अंदर जितना संगठन बीजेपी का रहा, आरएसएस का रहा, और ये भी मैं कहूँगा, इसको एप्रिशिएट करूँगा, भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजी पे कमिटेड है, एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी पे कमिटेड है। उनकी जो विचारधारा है कि मुसलमानों के खिलाफ काम करो, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती है। लेकिन सर ये बात आप कह रहे हैं, नतीजा ये होता है कि दूसरे राजनीतिक दल और ये माना जाता है, पर सर ये बात आप कह रहे हैं कि इतनी पुरानी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, और आप वरिष्ठ नेता, मतलब ये बात कर रहे हैं, मुझे अचंभा हो रहा है। और ये माना जा रहा था कि शायद कांग्रेस जो है इस बार दिल्ली के इन चुनावों को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिखा, क्योंकि खाता भी खोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ऊपर से उमर अब्दुल्ला ये ट्वीट करते हैं कि और लड़ो आपस में। देखिए मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा, लेकिन जितना मीडिया के दोस्त मेरे पास सुबह शाम आते हैं जी, और आप उनसे, अगर आपके चैनल का कोई आदमी मेरे पास आता रहा हो, तो इलेक्शन से पहले मैंने कह दिया था हमारी क्या पोजीशन रहेगी, दूसरे लोगों की क्या पोजीशन रहेगी। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहूँगा, हालांकि मुझे कहते हुए ये शर्मिंदगी ज़रूर हो रही है। मुझे एक बहुत सीनियर दोस्त ने बताया कि 1980 में वो पार्लियामेंट के चुनाव में इंदिरा गांधी का प्रोग्राम लेने के लिए गए। यशपाल कपूर उनके प्रोग्राम दे रहे थे। यशपाल कपूर ने उन्हें बताया कि सुबह 5 बजे से लेकर और रात के 12 बजे तक इंदिरा गांधी का कोई प्रोग्राम अवेलेबल नहीं। कहीं वो कार से कर रही हैं, कहीं हेलीकॉप्टर से कर रही हैं। अगर 5 बजे से पहले और 12 बजे के बाद कोई प्रोग्राम चाहिए तो वो मिल सकता है। यही मेहनत हमें करनी पड़ेगी कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए। इंदिरा गांधी से सबक लेना पड़ेगा। अगर हम नहीं लेंगे तो हमारे लिए बहुत दुश्वारियां, बहुत मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। ठीक है, मैं लौटूंगी सर, और ये भी साथी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इस बार जो कांग्रेस है ना, वो अपने को जीतने से ज्यादा, या अपनी जो एक जमीनी जो खोई थी जमीन, उसको वापस पाने के लिए तो जो लड़ रही है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर उससे ज्यादा वो आम आदमी पार्टी को हराने के लिए लड़ रही है। मैं आऊंगी इन सवालों के साथ भी, लेकिन एक बार जरा बीजेपी हेडक्वार्टर, हमारे वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जश्न की तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त मधुरेंद्र जी वहां से सामने आ रही है। क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर, और इस बार वहां जलेबियां आई हैं कि लड्डू आए हैं? देखिए, सुबह तो हलवा से शुरू हुआ, लेकिन जनादेश का जश्न इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ठीक बीजेपी के
प्रदेश दफ्तर से, जहां इस वक्त आप देखें तो भीतर नेताओं का जमावड़ा है, लेकिन बाहर कार्यकर्ता जो हैं वो पूरी तरह से इस जश्न को मनाने के लिए जुटे हैं। और कुछ इस तरह से कार्यकर्ताओं का जश्न जो है वो हम देख रहे हैं, जो कि बीजेपी दफ्तर के साथ यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ जीत की खुशी में लवरेज, और यहाँ जो तस्वीरें हैं आप देखिए, अब गुलाल के साथ होली शुरू हो चुकी है। बसंत का ये उत्सव बीजेपी के लिए भी दिल्ली में एक नया बसंत लेकर आया है, एक ऐसा बसंत जिसका इंतजार 27 सालों तक दिल्ली बीजेपी को करना पड़ा। और अब इस बसंत की धूम देखिए किस तरह से पार्टी के नेता मना रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के इस जश्न को, देखिए किस तरह से यहाँ पर दरअसल गुलाल के साथ, यहाँ पर आप देखिए तो किस तरह से दरअसल अपने जोश और जज्बात के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता उछलते हुए, कूदते हुए, जश्न को मनाते हुए धूम धड़ाके के साथ दिखाई दे रहे हैं। पीछे आप देखिए किस तरह से दरअसल तमाम यहाँ पर बजते हुए गाजे बाजे और नगाड़ों के बीच हम आपको इस जश्न की तस्वीरों को दिखा रहे हैं। और इस तरह से बीजेपी जो है वो यहाँ पर इस वक्त 27 सालों के इंतजार को खत्म करने के बाद जश्न में इस तरह से डूबी नजर आ रही है। ये मुकाबला जो है वो अपने आप में दिलचस्पी भी होता रहा, क्योंकि ये लड़ाई किसी शक्ल के नाम पर नहीं बल्कि पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। कार्यकर्ताओं के बीच जो है मोदी का जश्न आपको दिखाई दे रहा है, मोदी के नाम का यहाँ पर जयकारा लगता हुआ आपको दिखाई। देखिए, भारतीय जो दिल्ली की जनता की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है, तो 26 साल का वनवास खत्म हुआ है। तो देखिए किस तरह से बता रहे हैं कि ये जीत कार्यकर्ताओं की है, ये जीत जो है वो पार्टी की है, ये जीत मोदी की है, ये जीत पार्टी के नेतृत्व की है। और ये नेतृत्व किसी और का नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, क्योंकि बीजेपी ने कोई यहाँ से सीएम फेस नहीं उतारा था। संगठनात्मक रूप से इस चुनाव को लड़ा गया, मोदी के चेहरे को आगे रखा गया। और उस दिल्ली में जहां पर केजरीवाल के अभेद किले को पिछले हम देखें तो 3 चुनाव में बीजेपी ने भेद पाई थी। बार बार बीजेपी सेंटर में सरकार बनाती रही, पर दिल्ली उसके हाथ नहीं आई थी। बिल्कुल, इस बार सबको धता बताते हुए और वो 27 साल का सूखा जो है वो खत्म किया है मनोज गैरोला सर। और चूंकि जश्न भी बड़ा होगा, जाहिर सी बात है कि अगर बड़ी जीत मिलेगी, प्रचंड जीत की ओर आगे बढ़ रही है। हालांकि मैजिक नंबर छू चुकी है। अगर चुनाव आयोग के हम ऑफिशियल जो आंकड़ा है उसकी बात करें या फिर जो रुझान है उनकी बात करें, साफ तौर पर यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी ने वो तमाम चीजें कि संगठन यहां नहीं चलता है, मंत्री यहां नहीं चलते हैं, वो नीति, वो तमाम चीजें, लेकिन इस